नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं हूं स्नेहल। अजित, कमिश्नरी घोषित करना गैरसैंण जो कि जिला भी नहीं है और तमाम चीजों के तहत इसको देखा जा रहा है। जो एंगल्स हैं वो बताइए आप किस तरह से निकल के सामने आ रहे हैं। आज के दिन एंटिसिपेटेड था, लोगों को लग रहा था कि बड़ी घोषणाएं तो हो ही सकती हैं। स्नेहलता, देखिए आपको याद होगा कि पिछले 4 मार्च को मतलब 2020 में पिछले साल तो मुख्यमंत्री ने गैरसैंण को समर कैपिटल घोषित किया था और उसका भी किसी को अंदाजा नहीं था कि मुख्यमंत्री क्या घोषणा करने वाले हैं। जी। आज फिर 4 मार्च है, उन्होंने बजट पेश किया और बजट के दौरान उन्होंने गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का एक ऐलान कर दिया। इस फैसले की भी, मुख्यमंत्री के इस फैसले की भी बहुत कम लोगों को जानकारी थी। तो चूंकि ये जब राजनीतिक और निर्वाचित सरकारें होती हैं और लोकतंत्र में राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं तो जिले और कमिश्नरियों के गठन हम उत्तर प्रदेश से देखते आ रहे हैं कि वो केवल और केवल पॉलिटिकली डिसीजन होते हैं और उनका मतलब पब्लिक से सीधे तौर पर ऐसा कोई कनेक्टिविटी नहीं होती। दूसरा, मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा कि क्योंकि कमिश्नरी सिस्टम सभी जानते हैं, लेकिन हमें एक छोटी से अपने एबीपी गंगा के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि जिस तरह से जिला प्रशासन होता है उसी तरह से उसके ऊपर यानी उसकी अपीलेट अथॉरिटी एक मंडल प्रशासन होती है। तो अभी तक उत्तराखंड में 2 कमिश्नरी थी, गढ़वाल और कुमाऊं। अब दोनों कमिश्नरी से 2-2 जिले निकालकर 2 कुमाऊं से और 2 गढ़वाल से एक नई कमिश्नरी गैरसैंण बन गई है। और मुझे लगता है कि जितना मेरा अपना अनुभव है पत्रकारिता का कि मैंने ऐसी पहली कमिश्नरी देखी है जो जिला मुख्यालय नहीं है। बिल्कुल ऐसी कोई भी कमिश्नरी इस देश में नहीं है जो जिला मुख्यालय पर ना हो या जिला ना हो, पहले से ही जिला घोषित होता है। तो लेकिन फिर भी अगर राजनीतिक फैसला ये हुआ है तो मुख्यमंत्री ने कुछ ना कुछ जरूर सोचा होगा। फिर भी वहां पर कमिश्नरी सिस्टम को कमिश्नर ऑफिस, डीआईजी ऑफिस, सीसीएफ ऑफिस और तमाम जो मंडल स्तरीय 50 से ज्यादा अधिकारी होते हैं उनके आवास और उनके ऑफिस, उनके रन करने के लिए खर्चे, तो इन सब को मिलाकर वन टाइम 100 करोड़ रुपए राज्य सरकार को चाहिए होंगे, तभी वहां एक कमिश्नरी की व्यवस्था बन सकेगी। अब मुख्यमंत्री ने जरूर सोचा होगा, चूंकि यहाँ विधानसभा है तो इसलिए कमिश्नरी यहाँ पर बना दी जाए, तो वरना गोपेश्वर में भी कमिश्नरी बन सकती थी। जी बिल्कुल बिल्कुल अजित, जैसा कि आपने बताया कि इतनी सारी चीजों की, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, जबकि मूलभूत समस्याओं से जुड़ी तस्वीरें हम लगातार गैरसैंण के लिए दिखाते ही रहते आए हैं। और गैरसैंण से ही हमारे सहयोगी रवि कैंतुरा भी जुड़े हैं जो शायद बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि वहीं मौजूद हैं। रवि, ये बताइए कितना बड़ा फैसला है, क्योंकि अभी खुद बताया हमारे ब्यूरो चीफ ने, अजित ने, कि किस तरह से यहां इतने सारी चीजों की जरूरत होगी। क्या गैरसैंण तैयार है? निश्चित तौर पर स्नेहलता, देखिए ये बहुत बड़ा फैसला है और अब उत्तराखंड में 3 मंडल हो गए हैं, गढ़वाल मंडल, कुमाऊं मंडल और गैरसैंण मंडल। 4 जिले, जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी बता रहे थे कि 2 जिले जो गढ़वाल के हैं, रुद्रप्रयाग और चमोली, उनको जो है इसमें शामिल किया गया और 2 जो है कुमाऊं मंडल के जिले हैं जिसमें अल्मोड़ा और बागेश्वर शामिल किया गया है। 4 जिले इस कमिश्नरी में होंगे। इससे जो अभी तक की जो बातचीत चल रही है और जो जानकारियां मिल रही हैं कि एक अलग अगर कमिश्नरी बनती है तो ऐसे में क्षेत्र का विकास होता है। डीआईजी रेंज यहाँ पर बनेगी, डीआईजी रेंज के साथ साथ जो है तमाम जो कार्यालय है वो यहाँ पर खुलेंगे। लेकिन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, हमें पता है कि आज गैरसैंण में विधानसभा में बजट पेश किया। सीएम ने 57,000 करोड़ का ये बजट पेश किया है। इस बजट की अहम बातें क्या है, चलिए वो आपको बता देते हैं। 57,024 करोड़ 22 लाख का ये बजट पेश किया गया, जिसमें 89,084 करोड़ रुपए 53 लाख राजकोषीय घाटे का ये बजट रहा है। 114 करोड़ 93 लाख रुपए का राजस्व सरप्लस भी संभावित है। मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना के लिए 25 करोड़, पीएम मत्स्य योजना के लिए 17.33 करोड़ रुपए, दीनदयाल सहकारिता योजना के लिए 47 करोड़ रुपए, नमामि गंगे के लिए 893 करोड़ रुपए प्रस्तावित हुए। स्वच्छ भारत अभियान के लिए 101.31 करोड़, मनरेगा के लिए 272.45 करोड़ रुपए, पलायन की रोकथाम के लिए यहां 18 करोड़ रुपए का प्रावधान। शहरी विकास की बात कर ले तो 695.16 करोड़ और पीडब्ल्यूडी के लिए 1,511 करोड़ रुपए प्रस्तावित। खेतीबाड़ी के लिए क्या रहा इस बजट में वो भी जानते हैं। पारंगत कृषि विकास योजना के लिए 87.56 करोड़ रुपए, गणना किसानों के लिए 245 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री कृषि विकास योजना को 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आदर्श कृषि योजना के लिए 12 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 66.94 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और पेयजल सिंचाई योजना की अगर बात कर ले तो जमरानी बांध के लिए 240 करोड़ रुपए, सैंग पेयजल योजना के लिए 150 करोड़ रुपए, घरेलू क्रियाशील नल संयोजन के लिए 666.76 करोड़ रुपए, 268 पेयजल योजनाओं के लिए 180 करोड़ रुपए की मंजूरी है। जल जीवन मिशन के लिए 30 करोड़,
सड़कों के लिए क्या हो रहा है उत्तराखंड में, इस बजट से क्या मिला है वो भी बता देते हैं। मार्गों के लिए, उनके निर्माण के लिए 385.27 करोड़, PMGSY के लिए 1085 करोड़ रुपए, केदारनाथ धाम शटल सेवा के लिए 22 करोड़, पंतनगर एयरपोर्ट विस्तार के लिए 181 करोड़। शिक्षा अहम चीज है, इसकी बजट में क्या प्रावधान है, क्या कुछ निकल के आया है? तो कक्षा 1 से 8 निशुल्क जूता बैग के लिए 24 करोड़, माध्यमिक में शिक्षा सुधार के लिए ADB से 40 करोड़, IT विज्ञान केंद्रों की स्थापना के लिए 23.15 लाख रुपए और ST वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रावधान। चलिए अब जान लेते हैं कि स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ किया गया है। उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना के लिए 150 करोड़, चिकित्सकों की कमी के लिए हेल्थ सिस्टम को 200 करोड़ की मंजूरी है। मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना के लिए 24.75 करोड़, हेल्थ सर्विस के लिए 3,319.36 करोड़, तो सीएम ने बजट के दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनवाया। सीएम ने कहा कि सरकार ने 4 साल के दौरान काफी अच्छा काम किया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हाथ में अटैची लेकर गैरसैंण विधानसभा में बजट पेश करने पहुंचे। विधानसभा में बजट पेश करते समय सीएम त्रिवेंद्र रावत ने सबसे पहले कोरोना काल के दौरान फ्रंट लाइन पर रहकर काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स का जिक्र किया। मैं इस अवसर पर डॉक्टरों, नर्सों, सफाई कर्मियों, पुलिस प्रशासन तथा सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सभी कोरोना योद्धाओं को भी नमन करता हूँ। हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, आशाएं हैं, उनको भी नमन करता हूँ, जिनके योगदान के बिना कोरोना के विरुद्ध लड़ाई नहीं लड़ पाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दौरान राज्य को आर्थिक रूप से काफी नुकसान हुआ, मगर फिर भी सरकार ने इससे उबारने के लिए उपायों पर फोकस किया है। कोरोना के कारण आर्थिकी पर बुरा प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था, किंतु हम सजग थे। लॉकडाउन के कारण प्रभावित पर्यटन व्यवसाय ने जिलाधिकारियों के माध्यम से त्वरित सर्वेक्षण के आधार पर होटल में कार्यरत कार्मिकों, फोटोग्राफरों, टैक्सी, ऑटो रिक्शा तथा ई-रिक्शा चालकों के रूप में कार्यरत लगभग 2,40,000 व्यक्तियों को 2,000 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से एक मुफ्त आर्थिक सहायता प्रदान की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय होम स्टे योजना में ऋण देने वालों को अप्रैल से जून माह तक ब्याज दर शुरू की गई। सरकार के अब तक के कार्यकाल को लेकर भी सीएम ने बजट के दौरान बात की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है। राज्य का प्रदर्शन देश के शीर्ष राज्यों में रहा है। ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ यूटिलिटीज में UPCL को लगातार 3 वर्षों से 1% शीर्ष श्रेणी में रखा गया है। निर्वाह विद्युत आपूर्ति और 1912 हेल्पलाइन सेवा के माध्यम से उपभोक्ताओं की शिकायत निवारण में उत्तराखंड तीसरे स्थान पर है। देश के लगभग 15,000 पुलिस थानों में राज्य के 2 थाने मुंसारी और पंचकुला को शीर्ष 10 स्थानों में सम्मिलित किया गया है। त्रिवेंद्र रावत करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते हैं। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने उसका जिक्र किया। जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का परिणाम है। सत्ता के गलियारों से बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है। विभिन्न अनियमितताओं की संगत जांच कराते हुए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित करने हेतु एक समान कार्यवृत्ति वाले विभागों की एकीकरण की प्रक्रिया। पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड भी इस दिशा में काफी अच्छा काम कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए हमने अपनी अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास किए हैं। आत्मनिर्भर उत्तराखंड तब संभव है कि हम स्वयं के संसाधनों को बढ़ाएंगे, आधारभूत सुविधाओं में निवेश करेंगे और अनुपातक व्यय में कमी करेंगे। हमने वोकल और लोकल के सही मायने समझे, अपने स्थानीय उत्पादों को ब्रांड बनाने की कोशिश है। इसलिए आश्चर्य नहीं कि जहां देखो इस आयव्यय के केंद्र में विकास के अवसरों को गांव और विकास खंड तक स्तर तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बजट के दौरान मुख्यमंत्री ने जोशीमठ में आई आपदा का भी जिक्र किया। सीएम ने कहा कि आपदा के समय राज्य ने अपने संसाधनों से काफी अच्छा काम किया है, साथ ही केंद्र की तरफ से भी काफी मदद की गई है। एबीपी गंगा के लिए गैरसैंण से रवि कैथुरा की रिपोर्ट।
तो कोरोना काल और आपदाओं के दंश पे किस तरह से ये चुनावी साल का बजट मरहम लगाएगा, चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि लोगों को क्या कुछ मिला इस बजट से, मोटा मोटी क्या मिलने वाला है उत्तराखंड को। हमारे सहयोगी, हमारे ब्यूरो चीफ अजित राठी हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा गैरसैंण से हमारे साथ रवि कैतुरा जुड़े हैं। सबसे पहले अजित का रुख करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि अजित, इतनी सारी चीजें, पिछला एक साल देखा जाए तो इतिहास का ये बहुत रेगुलर साल तो था नहीं, इस हिसाब से इस बजट को कैसे देख रहे हैं? स्नेहलता, देखिए जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। ये बजट पूरी तरह से चुनावी है और चुनावी बजट में आप देख सकते हैं, चूंकि जैसे एक बहुत पुराना, एक बहुप्रतीक्षित मामला था जमरानी बांध बनाने का। हल्द्वानी से अपस्ट्रीम में चल के 10 किलोमीटर ऊपर एक जमरानी बांध बनना है और ये 1975 से इसकी कवायद चली आ रही है। पहली बार इसका बजट में प्रोविजन किया गया है और जमरानी बांध के लिए 240 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। इसकी सैंक्शन भारत सरकार से हो चुकी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा, देहरादून में ही सोंग नदी पर एक पेयजल योजना के लिए एक डैम बनाया जाना, उसके 150 करोड़ रुपए उसका प्रोविजन किया गया है। अब आप अगर ऊपर से नीचे तक देखेंगे, परंपरागत कृषि विकास योजना से लेकर RKVY, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, हेल्थ में 3300 करोड़ रुपए हेल्थ को दिए गए हैं, हेल्थ सर्विसेज सुधारने के लिए, खासतौर पर पहाड़ में। इसके अलावा जो एक हेल्थ सिस्टम होता है जो चिकित्सकों की कमी को पूरा करता है, उसके लिए भी 250 करोड़ रुपए अलग से दिए गए हैं। अटल आयुष्मान योजना जो सरकार की अपनी योजना है, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए 150 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। क्योंकि एक आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार की है और एक अटल आयुष्मान योजना सरकार ने अपनी हेल्थ सर्विसेज देने के लिए, अपने उत्तराखंड के प्रदेश के लोगों को हेल्थ सर्विस देने के लिए वो योजना चलाई हुई है। 150 करोड़ रुपए उसके लिए एक प्रोविजन किया गया है। आप अगर पर्यटन की हम बात करते हैं तो जैसे आप देखेंगे देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और में ट्रैक, एक प्रशिक्षण संस्थान के लिए यहाँ पर 17 करोड़ रुपए दिए गए हैं। यानी ट्रैकिंग का जो प्रशिक्षण संस्थान खुलेंगे जो पहाड़ में ट्रैकिंग करवाते हैं। पंतनगर एयरपोर्ट हो या सिविल एविएशन सेक्टर में बहुत सारी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर हो, बजट में प्रोविजन तो पूरा किया गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि ये जमीन पर क्रियाशील आपकी बातों से जो चीजें समझ में आ रही है, एक तो हेल्थ सेक्टर पे इतना फोकस कहीं ना कहीं कोरोना की देन भी हो सकता है। दूसरी चीज, ये केंद्र की योजनाओं की रेप्लिका को केंद्र राज्य में बनाने की जरूरत क्यों महसूस होती है? केंद्र से अगर वो चल ही रही है योजना, तो उसको फिर अपने स्तर पे भी चलाने से क्या फायदा मिलता होगा लोगों को? नहीं, देखिए स्नेहलता, ऐसा होता है कि बजट एक बहुत ही मुकम्मल दस्तावेज होता है और मान लिया बहुत सारी स्कीम्स केंद्र की चलती रहती हैं जिनको हम केंद्र वित्त पोषित योजनाएं कहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि मैचिंग ग्रांट राज्य सरकार को देनी होती है। कुछ स्कीम्स ऐसी होती हैं जिसमें 90-10 का अनुपात होता है, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। तो हर स्कीम में किसी में 30%, किसी में 40%, किसी में 10% राज्य सरकार के हिस्से में वो मैचिंग ग्रांट आती है, उसको अपने हिस्से का पैसा देना ही होता है। तो इसीलिए उसको अपने बजट में प्रोविजन करना सरकार के लिए और विधानसभा से पास कराना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि ऐसी कोई योजना नहीं होती जिसमें 100% फंडिंग भारत सरकार की होती है। भारत सरकार कहती है कि हम इस योजना को तुम्हारे राज्य में आच्छादित कर रहे हैं, आपका परसेंटेज ये होगा, आपको भी इतना खर्च करना होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि 70 करोड़ रुपए मुजफ्फरनगर हरिद्वार रेल लाइन के लिए राज्य सरकार ने अपने बजट में रखे हैं। तो ये राज्य सरकार का राज्यांश है एक तरह से, वो भारत सरकार की योजना है। भारत सरकार तो तमाम काम कर ही रही है, लेकिन 70 करोड़ रुपए इनको भी देने हैं। तो केंद्रांश और राज्यांश दोनों मिलकर के एक योजनाएं बनती है और कुछ स्टेट की विशुद्ध रूप से अपनी योजनाएं होती है। थोड़ा क्लियर हो गया। चलिए अजित, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जरा बात कर ले कि उत्तराखंड के इतिहास में 4 मार्च का दिन एक सुनहरी तारीख के रूप में याद रखा जाएगा। इसी दिन की वजह कह सकते हैं कि गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था, बनाया था। इसी घोषणा के साथ राज्य आंदोलन की जो मूल भावना है उसका सम्मान करते हुए पहाड़ी राज्य की अवधारणा को साकार कर दिया था। एक मौके पर गैरसैंण में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए थे। तो आज एक साल बीत गए हैं जब इस घोषणा को लेकर तमाम लोगों के अंदर रोष था, गैरसैंण को लेकर आवाज उठाती जाते रहे, हमने देखा है कई बार, लेकिन आज 1 साल पूरा हो गया। रवि का रुख करते हैं जो गैरसैंण में ही मौजूद है। रवि, पूरे 1 साल हो गए हैं, पिछली बार भी लाइव पे रहे होंगे, आपको क्या लगता है कि इस 1 साल में कितना बदलाव और कितना चेंज आपने महसूस कर लिया है गैरसैंण में और किस तरह के कार्यक्रम होंगे? जी बिल्कुल स्नेहलता, अगर इस पूरे 1 साल की बात करें तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बदला है, लेकिन जो एक बहुत बड़ी घोषणा और एक ऐतिहासिक था पिछले साल जो आज का ही दिन था, और उसमें यहाँ के तमाम लोगों को बड़ी खुशी हुई थी कि अब यहाँ पर ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई है, घोषणा हो गई है। तो आज का
जो एक दूसरी घोषणा, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने तीन बड़ी घोषणाएं की हैं, कमिश्नरी पर हम बात कर ही रहे हैं। इसके अलावा अब जो गैरसैंण है यहाँ पर 1 महीने के भीतर एक टाउन प्लानर की भी नियुक्ति की जाएगी। टाउन प्लानर की नियुक्ति होने के बाद यहाँ पर एक पूरा तरीके से जो यहाँ पर योजनाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको किस तरीके से बनाना है उस पर जो है आगे काम हो सकेगा। इसके अलावा जो नई पंचायतें बनी हैं उत्तराखंड में, उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने दिए हैं। तो 3 बड़ी घोषणा बजट पढ़ने के बाद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने की। अभी मैं अगर बात करूं तो गैरसैंण में इस वक्त भराड़ीसैंण जहां पर विधानसभा भवन है, यहां पर जो है दीपोत्सव का कार्यक्रम किया जा रहा है। इससे पहले सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहां पर हुए हैं, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं दोनों संस्कृति को देखने की झलक जो है यहां पर मिली। तो जहां तक विकास का सवाल है, अब क्योंकि साफ तौर पर यही कहना है अब मुख्यमंत्री का कि जिस तरीके से कमिश्नरी यहां पर बनाई गई, चलिए पिछले साल बड़ी घोषणा से ये साल शुरू हुआ और रवि देखिए इस बार भी उसी तारीख को एक और बड़ी घोषणा हो रही है। चलिए इसी के बीच काफी कुछ देखने को भी मिलेगा। बहरहाल आपका शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड प्राइम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निरंजनी अखाड़े के बाद हरिद्वार में जूना अखाड़े की पेशवाई निकली, जहां ज्वालापुर के पांडेवाला में गुधाल मंदिर से पेशवाई की शुरुआत हुई। पेशवाई में कई चीजें आकर्षण का केंद्र हैं, खासकर नागा साधुओं के बीच आकर्षण का केंद्र, और लोग साधु संतों का आशीर्वाद लेते हुए भी नजर आए। सबसे पहले जूनागढ़ अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी अपने रथ पर आगे चले। के साथ आज जूना अखाड़े की पेशवाई शुरू हो गई है। मेरे पीछे जो आप नजारा ये देख रहे हैं, जूना अखाड़े की पेशवाई का तमाम नागे बाबा और साधु बाबा जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं, वो यहाँ पर इस पेशवाई में शरीक हुए हैं। और ये कहा जाता है कि ये भोले शंकर का स्वरूप होते हैं, जो भी इनके दर्शन करता है उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तमाम नागे बाबा इस पेशवाई में निकल रहे हैं और अब ये सीधे नागे बाबा जूना अखाड़े के छावनी है उसमें पहुंचेंगे और वहीं पर तपस्या में लीन हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात होती है, यानी कि अब कहा सकता है कि हरिद्वार में कुंभ की शुरुआत हो गई है। इस तरह के नजारे अब हर रोज हरिद्वार में देखने को मिलेंगे। आप देखिए ऊपर छतों पर किस तरह से इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए वीपी गंगा के साथ। खबर आपकी जुबान की।